गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग अपना फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे फोर्स की बेस पे। तो आज भी हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फोर्स ऑन अ ब्लॉक सिस्टम। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्जाम में मिल जाते हैं कि एक के बाद हमने ब्लॉक को सेटअप कर रखा है। तो बताइए जिस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, या F1 इस पे लगा रहे हैं, F2 इस पे लगा रहे हैं, बट वो फोर्स क्या पूछेगा बताओ, M2 और M3 के बीच में फोर्स क्या होगा। तो ऐसे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ब्लॉक वाले। तो हम लोग सिंपल से एक नियम बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे, वो सारा काम उसके बेस पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जरा इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो पहले अब ये देखो कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं कि बच्चों, अगर मैं ऐसे एक ब्लॉक को लगाऊं और ये ब्लॉक जो डिफरेंट ब्लॉक ऐसे मैंने लगाए हैं, मान लो मैंने ये 3 ब्लॉक ऐसे खड़े कर दिए। अब अगर सिर्फ मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं, और मैं पूछूं कि बताओ कि M1 वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, M2 वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा और M3 वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे ये तीनों के तीनों उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब बच्चों ये देखो, इस कंडीशन में अभी जब मैंने फोर्स नहीं लगाया था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, सिंपल 0 है। जब मैंने यहाँ से फोर्स कुछ न्यूटन का अप्लाई करा, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई करा और ये तीनों ब्लॉक मूव करने लगे। मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम टी बाद इन ब्लॉक के बाद बच्चों क्या आ गई, इन बच्चों ब्लॉक वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका u 0 नहीं है। फोर्स की वजह से इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये मूव करने लगे, मोशन में आ गई, अपनी स्टेट चेंज कर दी, रेस्ट से मोशन में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इन तीनों पे लगने वाली जो वेलोसिटी थी सिंपल 0 थी, अब इनके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें किस में चेंज आ गया, इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या पैदा हो गया, यहाँ पे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, हमें क्या मिल जाता है, सिंपली क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, दिस माइनस दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट द एक्सेलरेशन। तो एक बात क्या समझ में आ गई, अब जो एक्सेलरेशन जो मिला किसकी वजह से मिला, उस फोर्स की वजह से मिला। अब बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं बस ये पूछूं कि M3 कहाँ जाएगा, आप बोलोगे इधर जाएगा। M2 कहाँ जाएगा, वो भी इधर जाएगा। M1 कहाँ जाएगा, वो भी इधर जाएगा। इनिशियली इन तीनों की स्टेट 0 थी और फाइनली हम देखें ये तीनों ही मोशन में थे। तो मेरा बस सिंपल आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ कि इनकी जब वेलोसिटी सेम है तो क्या इनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा होगा उससे ही ये मूव करेगा, उससे ही ये मूव करेगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जब भी ब्लॉक वाला सिस्टम मिल जाए, एक बात माइंड में याद रखना कि जितने भी हम ब्लॉक हों, 1 2 3 कितने भी, या 3 ली हैं या मैंने 5 ली हैं, लेकिन बच्चों इन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो हमेशा तीनों का सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में एक साथ ही आगे मूव कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया। अब मुझे A निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल्स टू M A नेट। तो देखो जैसे A निकालूंगा तो A कितना मिल जाएगा, F नेट अपॉन मास। ठीक है बच्चों, F नेट क्या है, यहाँ पे सिंपल F हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना जो भी F अप्लाई करें 20 30 जो भी, मैंने सिंपल इसको F मान लिया है। अच्छा M कितना है, यहाँ पे M1 को लूँ, M2 को लूँ, M3 को लूँ, तीनों को लूँ, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो तीनों के अंदर है, जो फोर्स लग रही है वो तीनों पे ही लग रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बच्चों तीनों का आने वाला है। ये सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला। अब जो हमने अपने एग्जाम्पल ऊपर बनाया है उसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस पे F नेट क्या होगा, तो आप क्या बोलने वाले हो, इस पे F नेट जो मिलने वाला है सिंपली क्या मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब मैं एक ही बात करूंगा तो F नेट अपॉन सिंपली क्या मिल जाएगा, मास के बराबर। तो बच्चों एक कितना मिल जाएगा, F नेट कितना है, इधर से आप लगा रहे हैं F2 और हमने क्या मान रखा है कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, F2 से। इसका मतलब ये हुआ बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लगने लगा है 20 न्यूटन का, तो 20 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 5 से, बॉडी इधर मूव करेगी किससे, 15 न्यूटन के फोर्स से। तो अब बुझो F नेट कितना है, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, F1 माइनस F2 अपॉन M कितना है इसका पूरा, अब सबको जोड़ दो, सिंपली M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड M4, और भी अगर मास होंगे एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो एक बात हमने माइंड में क्या रख ली कि जब भी ब्लॉक वाले आने वाले हैं, जब भी ब्लॉक क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सेलरेशन हर एक मास का कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। तो एक बात को हम यहाँ सीख ली। अब नेक्स्ट पे आते हैं, करो लिख इन दोनों एग्जाम्पल्स को।
अब आगे देखो ज़रा, जैसे अपने बच्चों हम क्या मांगे चल रहे हैं कि F1 की वैल्यू जो है वो F1 की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू F2 से। जैसे एक नोट क्या लिख लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स इज सेम। ठीक है, अब आते हैं किस पे कि इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ज़रा, अब देखो समझ अच्छे से बच्चों, जब ये फोर्स इस पे लग रही है M1 पे, कि यही वाली फोर्स M2 पे लग रही है, सोचना अच्छे से, खूब अच्छे से देखो ज़रा। देखो जब ये फोर्स F1 जो है M1 पे लग रही है, इसका डायग्राम मैं दोबारा एक बार और बनाता हूँ, ईजी में समझ में आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि फोर्स भी क्या सेम होगा सब पे, जैसे एक्सेलरेशन सेम आया है, क्या फोर्स भी सेम होगा, इसको हमें चेक करना है। अब बताओ, फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ उस पर F, ठीक है, जो फोर्स मैं M1 पे लगा रहा हूँ या M2 पे लगा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स जो है हम M1 पे लगा रहे हैं, तो M2 आगे क्यों मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि M1 M2 पे फोर्स लगा रहा होगा। बात समझ में आ रही है, मैं किस पे फोर्स लगा रहा हूँ M1 पे, तो M2 क्यों बढ़ रहा है कि M1 M2 पे फोर्स लगा रहा होगा। M3 क्यों बढ़ रहा है, जब M2 M3 पे फोर्स लगा रहा होगा। M4 क्यों बढ़ रहा है कि M3 M4 पे फोर्स लगा रहा होगा। मतलब आपने फोर्स सिर्फ किस पे लगाया, M1 पे लगाया, M1 ने M2 पे लगाया, M2 ने M3 पे लगाया, एंड सो ऑन, ऐसे कहानी आगे चल रही है। तो एक बात जैसे एक और समझ लो फिर कि जब मैंने बोला कि ये M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है, उसको मैंने F लिया, M2 M3 पे लगा रहा है और M3 M4 पे लगा रहा है। अब जो फोर्स मैं F लगा रहा हूँ, क्या सारी फोर्स F होने वाली है, थोड़ा सोच के बताओ बच्चों। देखो ये वाली फोर्स जो F लग रही है, ये बड़ा वाली मास M1 पे लग रही है और 4 को आगे धकेल रहा है। अब ये वाली जो फोर्स है F जो M2 पे जो ये इस पर लगा रहा होगा, इस फोर्स की वजह से ये 3 मास मूव कर रहे होंगे, इस फोर्स की वजह से बच्चों ये 2 मास मूव कर रहे होंगे, और इस फोर्स की वजह से ये सिर्फ ये वाला मास मूव कर रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात का समझ में आ रही है कि F जो निकलने वाले हैं ये अलग अलग होने वाले हैं। तो याद रखो, इसको सिंपल क्या बोलने वाला हूँ मैं, F1, इसको बोलूँगा F2, इसको बोलूँगा मैं F3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिलने वाला एक्सेलरेशन तो हम बॉडी का सेम है, लेकिन मिलने वाली जो फोर्स है, हर एक ब्लॉक के बीच में फोर्स पूछूंगा तो वो हमेशा अलग हो जाएगी। ये पॉइंट को अपने माइंड में अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये F1 F2 और F3 डिफरेंट फोर्सेस हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अगर कोई पूछे कि बताओ कि कोई एक फोर्स बताओ बिटवीन 2 मासेस, मैंने बोला कि इसी में बोला मैंने कि फोर्स ऑन M3 ड्यू टू M2। अभी बोला है M2 जब M3 पे फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी। देखो एक बात याद रखना कि फोर्स हमें निकालनी है, फोर्स हमें निकालनी है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब फोर्स को निकालोगे तो इस फोर्स को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस देखो एक नियम याद रखना, जब भी हम फोर्स निकालेंगे देखो किस पे निकालना है, F3 पे निकालना है, F3 पे निकालना है 2 की वजह से। पहले ऐसा लिखना, और जहाँ तुम्हें F2 F3 हो उनके बीच में एक लाइन खींच देना ऐसे करके, सही है। एग्जाम में अपने जब ऐसे लाइन खींच दोगे, देखो अब जो फोर्स होंगी, मान लो अभी एक F ऐसे लग रही है, इसको मैंने F1 माना है, और इसको यहाँ से लग रही है, इसको सिंपली F2 माना है, ठीक है। मतलब अब देखो ज़रा, अब F3 पर निकालना है 2 की वजह से। अब इधर से कौन सी फोर्स लग रही है, आप बोलोगे सर F1 लग रही है। F1 तो मैंने ऐसे लगा दी, लेकिन देखो इधर के मास को मत पकड़ना, इधर को मास को पकड़ लो, यानी कि M3 प्लस M4 प्लस, अब इधर से कौन सी फोर्स लग रही है, आप बोलोगे सर F2 लग रही है। अब इधर के मास का काम खत्म, अब इधर के मास को पकड़ लेना, M1 प्लस M2 अपॉन सारा का सारा मास जो भी है, सारा का सारा मास अपने आराम से नीचे लिख देना। क्या बच्चों ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा लेना, अपने आराम से हमेशा सेम आने वाला है। बस क्या चेक करना है कि इधर से लगने वाली फोर्स कितनी है, इधर से लगने वाली फोर्स कितनी है, और फोर्स किसके बीच में पूछ रहा है, किसके बीच में पूछ रहा है, उनको यहाँ पे लिखना, और उस पे बीच से एक लाइन खींचना, और जो फोर्स इधर से लग रही है उसको पकड़ के इधर के मास से मल्टीप्लाई करना, जो फोर्स इधर से लग रही है उसकी फोर्स को पकड़ के इधर से मास से मल्टीप्लाई करना, एंड द टोटल मास डिवाइड में ले आना, यू गेट द फोर्स बिटवीन द 2 मासेस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल फोर्स निकालने के लिए। और एग्जाम्पल देखो जरा इसके, मैंने कहा बच्चों एक ब्लॉक सिस्टम मैंने दोबारा बनाया, इसका मास M1,
मास m2 और ये सिंपल मास है m3। और मैंने बोला कि m2 और m3 के बीच में आपको फोर्स निकालनी है। जब यहाँ से फोर्स सिंपल F लग रही है, जैसे कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अब कहानी क्या बनेगी देखो ज़रा, मैंने क्या नियम बताया, बस जिसके बीच में फोर्स निकालनी है F इस पर निकालनी है, इस पर निकालनी है, किस पे भी निकालो। मैंने बोला F3 पे निकालनी है 2 की वजह से, ठीक है, लगा दिया मैंने। F3 पे निकाल लिया 2 की वजह से और उनके बीच में एक लाइन खींच दी। नियम बताया कि जहाँ से लगने वाला फोर्स को उधर वाले मास से मल्टीप्लाई करो। जैसे कितना फोर्स लगा F, उधर मास कितना, सिंपली m3 प्लस। अब यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे यहाँ के मास से, तो पूरी कहानी कैसे जाएगी 0 के अंदर। तो ये इसको सिंपली मैंने ऐसा हटा दिया और नीचे क्या आने वाला है m1 m2 प्लस m3। कि बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब उधर से कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो फोर्स 0 है, तो मास से मल्टीप्लाई 0 हम करेंगे, सिंपली वो 0 ही बन जाएगा। ये बेसिक सा फंडा है किसका, ब्लॉक सिस्टम का। क्या फंडा है कि मिलने वाला जो एक्सेलरेशन है हर एक ब्लॉक पे, हर एक मास पे वो हमेशा सेम मिलने वाला है, लेकिन मिलने वाली जो फोर्स है हर एक ब्लॉक पे, हर एक मास पे वो सेम नहीं मिलने वाली, क्योंकि फोर्स जो है वो यहाँ पे डिफरेंट लग रही हैं। किसकी वजह से, मास के चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब इसको हम निकालें कैसे, जिसके बीच में फोर्स निकालनी हो उस पर एक लाइन खींचो, इधर से लगने वाली फोर्स को उधर के मास से मल्टीप्लाई करो और उधर से लगने वाली फोर्स को इधर के मास से मल्टीप्लाई करो और नीचे पूरा का पूरा जो भी मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दो। अगर फोर्स लगी नहीं रही तो उसको 0 कर दो, जहाँ से फोर्स लग रही है वहाँ से उसको मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले पूरे मास को डिवाइड कर दो। क्लियर कहानी। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक इतना करो। तो जब बच्चों इसको हटा लो ना। अब यहाँ से एक बात और किसी की हमने, फोर्स ऑन डिफरेंट मासेस इज डिफरेंट, ठीक है। तो मास को डिफरेंट कर देंगे तो हमें लगने वाला फोर्स भी जो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आई होप भी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को सॉल्व करके इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये मैंने एक ब्लॉक सिस्टम बनाया और यहाँ बोला मैंने मास है मेरे पास सिंपली 20 kg और यहाँ मैंने एक मास लिया सिंपली 10 kg, ठीक है। और यहाँ से बच्चों मैंने फोर्स लगाया सिंपल अपना 10 न्यूटन का। बस क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। अब चाहे एक्सेलरेशन में इस ब्लॉक का निकालूं चाहे मैं इस ब्लॉक का निकालूं, हमें पता है वो जो हमेशा सेम आने वाला है। अब निकालो, देखो क्या फॉर्मूला है, A = F नेट अपॉन मास। मास कितने हैं यहाँ पे, m1 प्लस सिंपली m2 कर देंगे। व्हाट अबाउट F नेट कितना है बच्चों, 10/20 प्लस 10 वी गेट 10/30 या सिंपली क्या मिल गया 1/3। मतलब जो एक्सेलरेशन मिला वो 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिल गया, ठीक है। अब सिंपल मैं ये पूछूं कि बताओ कि दोस्तों अच्छे से कि 20 वाला 10 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ, 20 वाला 10 के ऊपर कितनी फोर्स निकाल रहा होगा। तो इसको निकालने की मैंने क्या बताया, जिस पे भी फोर्स निकालनी है बीच में सिंपल सी अपनी एक लाइन खींच लो। ये मैं सिंपल एक लाइन खींच ली। अब फॉर्मूला क्या बताया, सिंपल फॉर्मूला लगाओ कि F नेट = F/10 या सिंपली इसको मैं नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दिया A और इसको मैंने नाम दिया बच्चों सिंपली B। तो क्या पूछूंगा, F फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो नियम क्या बनाया हमने, इधर से लगने वाला फोर्स कितना है F मल्टीप्लाई इधर वाले मास से, मास ऑफ A प्लस। अब इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं है, कहने का मतलब क्या होगा, वो सिंपली 0 हो गया, हटाओ इसको। अब नीचे क्या आएगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। ये क्या बना इसका फॉर्मूला। तो फोर्स AB = व्हाट अबाउट फोर्स कितना है 10, मास ऑफ A कितना है आपके पास 10 अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B एंड फोर्स ऑन AB = ऊपर में कितना मिला 100/30 फोर्स ऑन AB = 10/3 के बराबर। अच्छा क्लियर बात ये वाली। तो अब देखो अब तुम समझो सर ऐसा क्यों हुआ, जब ये 10 का इस पे लगा रहा है तो ये इस पे ये 10/3 का क्यों लगा, 3 गुना फोर्स कम क्यों लगा रहा है, पहले ये बताओ।
इसको देखो बच्चों कि दोनों बॉडी, इसकी वजह क्या हो सकती है, वजह दोनों बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। अगर पहले इसको चलाने के लिए भी तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो इसका जो नीचे सरफेस पर रखा हुआ है कुछ फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन को हटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब जाके ये आगे बढ़ी है। जब ये आगे बढ़ी है तब इसने इसको फोर्स लगाया है, तो वो फोर्स कितना हो गया हमारे पास 10/3 ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, ये इसकी वजह है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं, इसको करो। अच्छा, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है आपकी बी, और इसको ज़रा समझना इस एग्जाम्पल को, इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बोला बच्चों ये 4 kg की है, ये 2 kg की है, और जैसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं कितना 18 न्यूटन का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे भी लिखा, इसलिए ऊपर लिखता हूँ, आपने कर लिया होगा। देखो बच्चों, मैंने एक सम यहाँ बनाया, इसको बोला मैंने सिंपली 4 kg, और इसको मैंने बोला सिंपली 2 kg, और यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई करा सिंपल अपना 18 न्यूटन का। अब इसी सिस्टम को मैंने यहाँ बनाया, देखो ज़रा, यहाँ पे इसको रखा मैंने अपना 4 kg, और इसको रखा मैंने सिंपली 2 kg। अब जो मैंने फोर्स लगाया यहाँ से लगाया कितना 18 न्यूटन का। ठीक है बात। अब आपको सॉल्व करना है कि दोनों कंडीशन में कि मिलने वाली फोर्स क्या होगी और मिलने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स बिटवीन टू एंड 4, फोर्स बिटवीन मास इन 2 and 4 kg। ठीक है, कि kg में आपको मास दे रखे हैं और इनके बीच में फोर्स फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पहले मैं पूछूं कि इस कंडीशन में बताओ मिलने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एफ नेट अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, दो मास दे रखे हैं, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट अबाउट एफ नेट 18, 4 + 2 वी गेट 18/6, वी गेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ चेक करते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, एफ नेट भी कितना है 18 और +6 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो नियम हमने पहले बना रखा था कि एक्सेलरेशन जो मिलने वाला है वो हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सीधा किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पे और एफ नेट के ऊपर। अब बात करें किसकी बच्चों, फोर्स की। अब फोर्स कहाँ निकालनी है, बिटवीन 4 and 2, तो मैंने जिसके बीच पे निकालनी हो उस पर क्या खींच दी, मैंने सिंपल लाइन खींची। अब मैंने बोला कि फोर्स बताओ पहले वाले केस में इज इक्वल टू, बताओ देखो, फोर्स बिटवीन 2 and 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो फोर्स जिस ऐसा लग रहा है कितना, F18 लग रहा है। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हमेशा उधर वाले से, किससे करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस अब इधर से कितना फोर्स है हमारे पास 0, उसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, इधर वाले मास से, यानी कि फोर्स है, अपॉन नीचे सिंपल दोनों मास को ऐड कर दो, तो 2 + 4 F(21) इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना मिल गया हमें सिंपली, ये मिल गया 36 अपॉन, ये कितना मिलेगा सिंपल 6, कितना मिल गया 6 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये फोर्स निकाल ले। अब फोर्स इस पर निकालें, उस वाले पे आ जाओ, फोर्स 2 4 इज इक्वल टू, अब देखो इधर से फोर्स लग रहा है, जो 18 मल्टीप्लाई करूँगा, अब वो बच्चों किससे करूँगा मैं, वो 4 से करूँगा, 18 × 4, क्योंकि बीच में हमें लाइन खींचनी है, और जब इधर से फोर्स लगता है वो इधर से मल्टीप्लाई होता है, इधर से फोर्स लगेगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +0 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 4 + 2 के बराबर। F(24) इज इक्वल टू, जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, 80 है ना, यानी कि 72/6। इसको सॉल्व करो, लगभग आपका 12 न्यूटन आ जाएगा। अब खुद सोचो, एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन में सेम मिल रहा है, लेकिन मिलने वाला फोर्स हमें सेम क्यों नहीं मिला, समझो बात को। देखो ज़रा समझना, जब ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, ये एक बहुत बड़ा आदमी, ये मान लो ये पहलवान है, पूरा की पहलवान है, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब जब बच्चा इस पर फोर्स लगाएगा तो कितनी लगाएगी कि हिल जाए,
ज़्यादा लगाएगा कम लगाएगा, तो केवल सर इसको, इस छोटे वाले बच्चे को इस पहलवान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये हिल जाए। अब जब ये पहलवान इस बच्चे पे फोर्स लगाएगा, इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो सिर्फ हल्का सा ऐसे करेगा वो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। मतलब क्या, इसकी फोर्स, हल्की सी फोर्स लगा दे ये पूरा का पूरा हिल जाएगा। लेकिन ये इस पर इसको मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये हिल पाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब अपने देखो इस पे आते हैं बच्चों। अब फोर्स किस पे लग रही है, 4 वाला 2 पे लगाएगा। 4 वाला फोर्स जो है वो 2 पे लगाएगा। क्यों, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो 4 वाला फोर्स इसको इस लिखो, फोर्स कहाँ लग रही है, 4 पे, सॉरी फोर्स किस पे लग रही है, 2 पे, 2 पे 4 की वजह से। फोर्स कहाँ लग रही है, 2 पे, किसके, 4 की वजह से। और यहाँ फोर्स किस पे लग रही है बच्चों, 4 पे लग रही है 2 की वजह से। ठीक है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लो। अब जरा देखो, जब 4 वाला 2 पे फोर्स लगाएगा, अब 2 वाला कैसा है, छोटा है, 4 वाला बड़ा है, वो हल्की सी फोर्स में इसको आगे बढ़ा देगा। कितनी फोर्स लगाएगी उन्हें, 6 न्यूटन की। अब यहाँ पे देखो 2 वाला 4 वाले को जब धक्का लगाएगा तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको हिलाने के लिए, तो उसने कितनी फोर्स ली हमारे पास, 12 न्यूटन की। क्या ये बात समझ में आ गई कि यही वजह है कि फोर्स का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है कि एक छोटी बॉडी है जो बड़ी को चला रही है, एक बड़ी है जो छोटी को चला रही है। इसलिए बच्चों फोर्स का यहाँ पे डिफरेंस आता है क्योंकि ड्यू टू चेंज इन मास की वजह से। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं ना, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो जल्दी से। तो ब्लॉक सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं। बस ये नियम को याद रखना कि जिसके बीच में फोर्स निकाले हो, बीच में लाइन खींच के दोनों फोर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इनके मास से। चलो बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोमेंटम क्या होता है। देखो मोमेंटम सब लोग पढ़ के आ चुके हैं। इट इज़ द अभी इसको समझेंगे होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। इट इज, नेक्स्ट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, कैलकुलेटेड एज, क्या बच्चा बनेगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल हम क्या बोलने वाले हैं, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, ये कहानी किसकी आ गई हमारे पास, मोमेंटम की आ गई। अब जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल कर आया P इज इक्वल्स टू mv, इससे तुम क्या समझ पा रहे हो, ये समझो। देखो मोमेंटम कब मिलेगा किसी बॉडी के पास, जब बॉडी के पास बच्चों क्या होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी। अब बॉडी रखी हुई है, क्या उसके पास मास होगा, हर बॉडी के पास अपना मास होता है, लेकिन जब उसके पास वेलोसिटी होगी तभी उसके अंदर मोमेंटम होगा। मतलब कि वो जब बॉडी मोशन में होगी तभी उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, पूछो क्या मोमेंटम होगा, तो सिंपल क्या बोल दोगे, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या लगा दी बच्चों, मोमेंटम बताना क्या चाहता है हमें, जिसके पास मोमेंटम होगा वो बॉडी हमेशा किस में होगी, मोशन की कंडीशन में होगी। ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम क्या बता रहा है हमें, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है ना बच्चों, तो मोमेंटम को हम सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो मोमेंटम हमें क्या बताएगा कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ मोशन आया, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन आई। तो सिंपल हम क्या बोल दें कि इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मोशन। अब बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा तेज भाग रही होगी, उतनी ज़्यादा उसके पास बच्चों क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जितनी ज़्यादा उसके पास वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसके बच्चों उसके पास मोमेंटम होगा। ये फील है किसका, मोमेंटम का। अब बच्चों पूछो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखो ऊपर क्या है, सिंपल आपके पास क्या है, सिंपल मास, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, क्या वेक्टर है या स्केलर है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक
ठीक है, ये पूरी कहानी किसकी बच्चों आ गई, समरी आ गई इसकी मोमेंटम की। अब हमें ये समझना है कि मोमेंटम को हम कहाँ पे अप्लाई करें और मोमेंटम की चेंज की वजह से हमें क्या चीज़ मिलती है। तो बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जहाँ जहाँ मोमेंटम में चेंज आएगा वहाँ वहाँ उसकी फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों समझे चीज़ को ज़रा। देखो बच्चों, एक बॉडी है जो अभी रेस्ट पे है, मतलब u इक्वल टू 0 है। व्हाट अबाउट इनिशियल मोमेंटम, क्या बोलोगे, मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ही रेस्ट पे है 0 है तो मोमेंटम बच्चों सिंपली 0 हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि इस बच्चे को किसी ने आकर धक्का मारा, किसी ने आकर फोर्स लगा दिया। जब इस पर फोर्स लगाया, इसके पास इसकी वेलोसिटी अब 0 नहीं रही तो ये आगे बढ़ने लगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, कुछ ना कुछ वेलोसिटी। तो मैंने बोला P फाइनल क्या होगा, तो अब क्या बोलोगे, मास इनटू वेलोसिटी। अब आपका P फाइनल बच्चों 0 नहीं होने वाला क्योंकि उसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब जो फोर्स हम उसने लगाई है बाहर से वो कितनी होगी, उसको निकालने के हमने क्या बोल दिया, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी Pf माइनस Pi विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमको क्या निकाल सकते हैं, वो फोर्स निकाल सकते हैं जो उसने बाहर से लगाई होगी ताकि इसके मोमेंटम में चेंज आ जाए। ये फील था हमारे पास किसका, अपनी सेकंड लॉ का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो ये फील था, चेंज ऑफ मोमेंटम वी गेट द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब कुछ नियम बना लेते हैं जल्दी से अपने, कि मान लो कोई बॉडी अगर रेस्ट में बैठी है, कोई बॉडी बच्चों अगर रेस्ट में है, एक मास है, एक बॉडी बच्चों रेस्ट में है, और क्या मैंने और ये भी रेस्ट में है, u इक्वल टू 0 है तो मोमेंटम भी इसका 0 है। मैंने कहा इस बॉडी को अगर मैं, इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, इस बॉडी पे बच्चों मैं फोर्स अप्लाई करूं तो बॉडी कहाँ जाएगी, तो याद रखना जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करती है, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम मिलता है, और उसी डायरेक्शन जब मोमेंटम मिलेगा, जब चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वो भी उसी डायरेक्शन में ही निकालोगे। दोबारा सुनो, बॉडी अभी रेस्ट पे है, फोर्स ऐसे लगाया, जिस डायरेक्शन में बच्चों अपने फोर्स को लगाया बॉडी v वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक बात है, जब उसी डायरेक्शन में उसी v वेलोसिटी से मूव करेगी, जब मूव करेगी इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वो कहाँ निकालोगे, स्ट्रेट लाइन निकालोगे या कर्व के अलावा निकालोगे। हमेशा याद रखना चेंज इन मोमेंटम बच्चों कहाँ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। कि ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि फोर्स अप्लाई करी है, बॉडी रेस्ट पे है, तो बताओ मोमेंटम का चेंज किस लाइन के अलाउंग होगा, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन के अलाउंग आएगा, अलाउंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है, ये कहाँ पे थी, अभी रेस्ट पे थी। अब मैंने सिंपल कहा बॉडी ऑलरेडी किस में है, मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ये सरफेस रखा और ये बॉडी ऑलरेडी बच्चों v वेलोसिटी भाग रही है ऐसे करके। अब मैं इसको बाहर से आके इस पर सिंपल क्या लगा दूं, एक फोर्स अप्लाई करूं, अब क्या होगा, अब भी देखो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी वो उसी डायरेक्शन में और तेज स्पीड से मूव करेगी जब आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। तो इस कंडीशन में भी पार्ट कैसे रहने वाला है, सेम पाथ वही रहेगा, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। बस फर्क क्या होगा, इसका जो पहला जो इनिशियल मोमेंटम था वो कुछ ना कुछ mv मिलने वाला है, जो फाइनल मोमेंटम था वो कुछ ना कुछ वो भी mv ही कुछ मिलेगा। इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसे u से भाग रहा है, और फाइनल की हो जाएगी इसकी v, जब v से भागेगा। लेकिन दोनों कंडीशन में पाथ कैसा है इसका, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों मैंने कहानी थोड़ी सी हल्की सी कहानी को मैंने ये ट्विस्ट ले आया कि अब जो पार्टिकल है जो बिल्कुल सीधा भाग रहा था ऐसे करके, ऐसे भाग रहा था, है ना। अब जो फोर्स मैंने अप्लाई करा उसको ऊपर से अप्लाई करा ऐसे करके इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। अब बताओ उसका पाथ कैसा रहेगा। ठीक है, अब वो जाना चाहता है ऐसे करके, अब फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, अब ऐसा तो नहीं सीधे ऐसे आ जाएगा, तो वो हौले हौले ऐसा जाएगा, और ऐसे जब फोर्स ऐसे लगाओगे तो इस तरीके से आएगा। तो मतलब ऐसा लगाना चाह रही हो फोर्स पे तो वो ऐसे हौले 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 करके आपकी तरफ नीचे आना चालू कर देगा। कौन, वो पार्टिकल जो इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी से u वेलोसिटी से भाग रहा था। अब यहाँ पे किसकी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई v, और कुछ मोमेंटम कितना मिलने वाला है, p इक्वल्स टू mv के बराबर। कितना मोमेंटम था, p इक्वल्स टू mu के बराबर। ठीक है कहानी। अब फोर्स कहाँ थी, नीचे की तरफ, तो पाथ कैसे मिल रहा है आपको बच्चों, सिंपली कर्व पाथ में मूव कर रही है। कैसा पाथ मिल रहा है, अलोंग कर्व पाथ। ठीक है, अब अगली कहानी सुनो। जो बॉडी यहाँ पे रखी है,
आपने फोर्स पे दोबारा ऐसे नीचे की तरफ लगाया और जो बॉडी थी बच्चों वो सीधे भागना चाह रही थी यू वेलोसिटी से, फोर्स कहाँ लगाया नीचे की तरफ, तो फिर दोबारा कर्व पाथ में आने लगेगी। जैसे वो कर्व पाथ में आई आपने दोबारा फोर्स कहाँ लगा दिया, इधर की तरफ लगा दिया, तो फिर वो कहाँ जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी। फिर आपने उसको दोबारा फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा, दोबारा बॉडी इधर आ जाएगी। फिर आपने दोबारा फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, मतलब कि बॉडी बच्चों कैसा सर्कल बना लेगी, जस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ। तो एक बात समझो जरा, जब भी क्वेश्चन में पूछे आपसे कि हमने एक बॉडी मूव कर रही है कुछ इनिशियल मोमेंटम से, बॉडी मूव कर रही है इनिशियल मोमेंटम से और हमने उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो बॉडी का पाथ कैसा लगा, आप बोलोगे जिसका फाइनल मोमेंटम मिलेगा वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के बाद वो कर्व पाथ में मिलेगा। दूसरी बात सुनो, पाथ ही पूछेगा वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात सुनो, अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स लगाए जा रहे हैं इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में भागना चाह रही है उसके परपेंडिकुलर दोबारा फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो उसका पाथ कैसा बन जाएगा, जो चेंजिंग मोमेंटम आप निकालने वाले हो वो बच्चों कैसे मिलने वाला है, इन सर्कुलर पाथ। बस वो ट्रेजेक्ट्री पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि ट्रेजेक्ट्री क्या मिलने वाली है इसकी। ठीक है, तो कर लो इस चीज़ को, जरा आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग पहले समझते क्या है, ये बात समझो कंजर्वेशन का मतलब क्या है। अब हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आपको पूरी लाइफ काम में रहेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। तो कंजर्वेशन का मतलब बच्चों ये होता है जो चीज़ पहले है वही चीज़ हमें बाद में मिल जाए। ठीक है, जो चीज़ पहले है वही चीज़ हमें बाद में मिल जाए। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन हम चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होना चाहिए। मतलब बॉडी अभी अगर किस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बाद में भी उसी वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, ताकि यहाँ का मोमेंटम बाद का मोमेंटम हमेशा कैसा मिलना चाहिए, सेम मिल जाए। ऐसा कब होगा, समझो बात को। बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ क्या बोलता है हमसे बच्चों, फोर्स जो होती है क्या होती है, चेंज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और जहाँ जहाँ रेट आ गया वहाँ उसको हम बच्चों कैसे डिवाइड करते हैं, सिंपली टाइम से। क्या बोला, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर। ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ है। बच्चों ये बताओ, मैंने बोला कि इफ़ बोल दूँ, अगर इफ़ फोर्स को मैंने बोल दिया, लगने वाला जो फोर्स है बच्चों वो ज़ीरो है, तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल्स टू अपॉन टाइम। जब बच्चों लगने वाला फोर्स की वैल्यू कैसे रख दी हमने, ज़ीरो, इसका मतलब क्या, ज़ीरो इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम कहाँ जाएगा बच्चों, ज़ीरो के अंदर, मतलब क्या हुआ, ज़ीरो इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। इसको मैं दिल लेकर आ जाऊँ तो क्या मिलेगा, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। और हम भी क्या चाहते हैं कि जो मोमेंटम पहले है वही मोमेंटम बाद में रहे। ये कब होगा, ये जब ही होगा जब लगने वाला फोर्स क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इफ़ द एफ नेट इज ज़ीरो एंड व्हाट अबाउट द मोमेंटम, आंखें बंद करके बोल दोगे एफ नेट ज़ीरो है तो मोमेंटम कैसा रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल है वो हमेशा फाइनल रहेगा। जैसे हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। क्लियर कहानी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, अब देखो जरा चीज़ को देखो, एक बॉडी है यहाँ पे, ये बॉडी है कि मूव कर रही है अपने पास, सिंपली वी दे रखा है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने कहा कि इस वेलोसिटी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। जब इस पर मैं बच्चों, इस पर मैं एफ इक्वल्स टू एम ए, जब फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स जीरो हो गया। एम तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब ए जीरो हो गया, जीरो इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को टी कहाँ जाएगा, जीरो के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, वी माइनस यू अपॉन जीरो। यू को मैं इधर ले आऊँ तो यू बराबर किसके हो गया बच्चों, वी के हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जब जब मोमेंटम कंजर्व होगा, फोर्स जीरो होगी, तब तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर किसकी होगी, फाइनल वेलोसिटी की। मतलब मैं 1 घंटे बाद पूछूं कि बताओ इस बॉल की बच्चों कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप क्या बोलने वाले हो, सर अभी इससे मूव कर रहा हो किससे, 5 मीटर पर सेकेंड से। 3 घंटे बाद पूछूं, 10 घंटे बाद पूछूं, वो हमेशा किससे मूव करते रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। कब, जब उस पर एफ नेट कितना होगा हमारे पास, जीरो। जब एफ नेट जीरो होगा,
मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब फोर्स नहीं लगेगी कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जब ए नहीं आएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, जिससे वो मूव कर रहा है ज़िंदगी भर वो इससे ही मूव करता ही रहेगा। कहानी समझ में आई? दोबारा सुनो, एक चीज़ और सुनो। उसमें मैंने कहा कि ये पूरी कहानी अप्लाई कर रहा हूँ कब? जब बच्चों बॉडी जो है कि बंदा जो है बॉडी वाली इनिशियली कहाँ पे है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो बताओ अगर फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व है, तो इसकी वेलोसिटी आगे क्या मिलने वाली है? तो क्या बोलने वाले हो? जब मोमेंटम कंजर्व है, फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी। कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई? जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों वो भी 0 ही मिलने वाली होगी। हमने क्या नियम बना लिया कि ज़िंदगी भर किस पर रहेगी? ज़िंदगी भर रेस्ट पे ही रहेगी। दिस इज द फीलिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, करो इस बात को। आगे बढ़ाएं। अब देखो इस पे कोई न्यूमेरिकल्स कैसे बनने वाले हैं ना, ये देखो जरा। देखो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस पर कैसे बन सकता है। सब तरीके से देखो इस पर न्यूमेरिकल डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो मैं आपको एक नियम बताता हूँ, अगर ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आए सॉल्व कैसे करोगे, अगर न्यूमेरिकल इस तरीके से आए तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो ज़रा चीज़ को। बच्चों मैंने कहा कि 2 बॉडी हैं, ये बॉडी इधर भगती हुई जा रही है, इसका मास है m1 और जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है सिंपली इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपके पास u1। ठीक है, दूसरी बॉडी ये इधर से आ रही है, ये इधर मूव कर रही है बच्चों, उसका मास सिंपल है m2 और ये मूव किससे कर रही है? u2 से। जब ये ऐसे पास आएंगी दोनों के बच्चों के दोनों के आपस में टक्कर हो जाएगी। जब दोनों की टक्कर हो जाएगी आपस के अंदर, टक्कर होने के बाद ये कहाँ जाएंगी? हो सकता हो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, टक्कर हुई तो m1 इधर भागने लगा इस वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से, और m2 कहाँ जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन क्या बनाया मैंने कि 2 बॉडी पहले ऐसे आ रही हैं, आपस में टकराने के बाद हो सकता हो एक की इन्फॉर्मेशन पता हो कि इधर जा रहा है और दूसरी की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता हो, तो पूछे कि बताओ v2 कितना होगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखो, तो जब एक डायरेक्शन मानो पहले कि अब आप क्या मानना है कि जो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, एक को क्या मान लो बच्चों? पॉजिटिव मान लो। मैंने क्या मान लिया? जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कौन सा है मेरे पास? ऐसे करके यहाँ से मान लो ये जो डायरेक्शन मैंने मान ली है ये कैसा है? पॉजिटिव। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए क्या मानना पड़ रहा है? डायरेक्शन। अब मैंने सिंपल आपसे पूछूं, बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियली बॉडी कैसे मूव कर रही है वाली? m1 से और u1 से, और ये कैसे मूव कर रही है? u2 से। मतलब क्या इनिशियल मोमेंटम होगा? हाँ, इनिशियल मोमेंटम भी मिलने वाला है क्योंकि दोनों बॉडी ही मूव कर रही है। तो पूछा मैंने, बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो p इनिशियल इज इक्वल्स टू m1 u1 m2 u2। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी इसका आ गया, मास इंटू वेलोसिटी इसका आ गया। लेकिन ये तो डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है और इसी को अपने क्या मान रखा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। बट ये कहाँ मूव कर रहा है? ऐसे करके, तो ये कैसे मूव कर रहा है? इसके नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों? आपको इनिशियल मोमेंटम मिल गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल मोमेंटम। तो p फाइनल इज इक्वल्स टू, अब बताओ ये बॉडी जो m1 वाली है कहाँ जा रही है? इधर मूव कर रही है, मतलब जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है उसके अगेंस्ट जा रही है। तो फाइनल मोमेंटम क्या मिलने वाला है? m1 v1। किस में मिलेगा बच्चों? ये माइनस में मिलेगा। अब प्लस, अब m2 इधर जा रहा है या इधर जा रहा है हमें कुछ नहीं पता, तो हम सिंपल क्या मान के चलेंगे कि प्लस मान के चलो। एंड में जो भी आंसर आएगा वो खुद ब खुद हमें दे देगा कि प्लस में है या माइनस में है, जब इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने क्या मान लिया? प्लस में, कि इधर मूव कर रहा होगा, हमें पक्का नहीं है, मान लिया इधर मूव कर रहा होगा। तो m2 v2 ये क्या मिल गया बच्चों? हमें दूसरी इक्वेशन। और हम जानते क्या हैं कि जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो p इनिशियल p फाइनल हमेशा बराबर होगा। अब जहाँ ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से फोर्स कहाँ से लगेगी? देखो समझो इस बात को ज़रा बच्चों। एक बॉडी ये वाली है, इसका मास m1 है, एक बॉडी ये वाली है, इसका मास m2 है। अब देखो जब ये आपस में आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, तो उसको सोचो जब इनकी जब टकराएंगी इनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा, जब v में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी तो चेंज आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो?
जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ टकराएगी इनकी वेलोसिटी में इंटरचेंज हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी में खराबी आएगी, कुछ इनकी फिगर में भी खराबी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ बाहर निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस भी हो। ये सारी कहानी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखो, जो हम क्या मान के चलते हैं कि पूरा डिब्बे में पैक कर लो, पूरी कहानी को बच्चों डिब्बे में पैक कर लो। अब जो कुछ भी हो रहा होगा इस डिब्बे के अंदर ही तो हो रहा होगा, मतलब जो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा इस डिब्बे के अंदर तो हो रहा होगा। इसकी वेलोसिटी ये से टकराया, एक्सचेंज हो गई, आपस में तो हो गई। तो हमने क्या बोल दिया, इन्हीं पूरे डिब्बे का जो मोमेंटम है, पूरे डिब्बे का इनिशियल मोमेंटम, पूरे डिब्बे का। देखो जब मैं बात करूँ इनिशियल की तो मैंने पूरे डिब्बे का लिया है, m1 को भी लिया है, m2 को भी लिया है। जब बात करूँ फाइनल की तब भी मैंने पूरे डिब्बे को लिया है, m1 को भी लिया है और m2 को भी लिया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इंडिविजुअल बॉडी की बात करें तब मोमेंटम इसका चेंज हो जाएगा, जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तब मोमेंटम चेंज नहीं होता। क्लियर है बच्चों वाला पॉइंट? चलो अभी इसको जब 11th में आ जाओगे ना, पूरा खुल के पढ़ोगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, बहुत सारे क्लूजन होते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी ये समझो अपने लेवल पे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल है वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका फाइनल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। इसको तो फेंको, m1 u1 माइनस m2 u2 प्लस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यानी कि m1 u1 माइनस m2 u2 प्लस m1 v1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v2 के बराबर। अब देखो बच्चों ज़रा, अब देखो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो v2 की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। दिख गया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो v2 पॉजिटिव आएगा। मतलब कहाँ बॉडी जा रही होगी, इस डायरेक्शन में, जिसको हमने पॉजिटिव माना है। अगर देखो ज़रा m1 और m1 इन दोनों की वैल्यू छोटी होगी और बीच वाले की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब नेगेटिव वाला बड़ा होगा, और बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं और साइन किसके लेते हैं, जो बड़ा होता है। मतलब v2 कैसा आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब बॉडी वाली इधर मूव कर रही होगी। क्लियर कहानी? तो डिपेंड करता है हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से मिलते हैं, है ना, जब दोनों बॉडी चल रही होती हैं। लेकिन आपके जो 9th में या 11th एंट्रेंस में जो सिलेबस है वो दोनों बॉडी इनिशियली मूव नहीं कर रही होती हैं। वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम कराने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, इस पर क्वेश्चन आपको कम मिलेगा। ठीक है, करो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब जरा इसको समझो, दो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो ज़रा, अब क्या बोलता है कि इनिशियली बच्चों, इनिशियल एक बॉडी ये वाली है, तो सिंपली मैंने क्या नाम दिया अपना m1, और ये वाली बॉडी है, इसको सिंपली मैंने नाम क्या दिया अपना सिंपली m2। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि इनिशियली बोथ आर रेस्ट। बोथ आर रेस्ट, आपके भरपूर एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं। गन बंदूक है, रॉकेट वाला एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे बच्चों आपके एग्जाम्पल हैं जो इस जो हम बना रहे हैं इस पर बेस्ड है। कब? जब इनिशियली हमारा m1 भी और इनिशियली हमारा m2 भी, दोनों बच्चों दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों इनिशियली अभी रेस्ट की कंडीशन में है। तो बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1 क्या होगा, तो आप क्या बोलो सर 0 होगा। व्हाट अबाउट बच्चों u2 कितना होगा, वो भी 0 होगा। मुझे बताओ p इनिशियल क्या मिलने वाला है, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी 0, मास इंटू वेलोसिटी ये भी 0। तो बच्चों बात समझ में आ गई, p इनिशियल क्या मिल गया, सिंपली 0 के बराबर मिल गया। ठीक है। अब जब हमने देखा, जब इनको देखा तो ना रेस्ट में थे, थोड़ी देर बाद चलने लगे, है ना, थोड़ी देर बाद चलने लगे। फॉर एग्जांपल एक बंदूक है, बंदूक के अंदर जो गोली है वो भी इसके अंदर ही है। अब दोनों किस कंडीशन मेरे हाथ पे हैं, दोनों किस में हैं, दोनों रेस्ट पे तो हैं, कोई मूव नहीं कर रहा। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा तभी तो गोली बाहर निकलेगी। मतलब क्या हुआ, इनिशियल जो मोमेंटम है बंदूक का भी और गोली का भी, दोनों रेस्ट की कंडीशन में थी, दोनों 0 हैं। जब ट्रिगर दबाया तभी तो वो बाहर निकला, मतलब फाइनल मोमेंटम मिलने वाला है। क्यों? जब बंदूक ट्रिगर दबाओगे गोली आगे जाएगी, मतलब गोली के पास क्या आ गई, वेलोसिटी आएगी, और बंदूक पीछे धक्का मारती है हमें, तो मतलब उसके पास भी, बंदूक के पास भी वेलोसिटी आ गई। गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी, बस ये फ़र्क रहेगा। समझते हैं इस बात को? अब बच्चों देखो, अब ये बॉल आवास में आ रही है, टकरा के फिर मतलब ऐसा जा रही हैं, तो बचाओ मोमेंटम क्या मिलने वाला है फाइनल वाला। देखो ज़रा, p फाइनल क्या मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया, कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपसे, चलो बंदूक वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये बच्चों मैंने गन बनाई अपनी, और ये इसकी बुलेट है जो आगे जा रही है v वेलोसिटी से,
है ना। और ये जो पीछे आती है गन जो, इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो उसको मैंने सिंपल के बोल दिया VR। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब होता है जो पीछे धक्का मारने वाली वेलोसिटी। अब सिंपल देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मास बच्चों कैपिटल M है, इसका मास छोटी है तो स्मॉल m है। अब लगाओ, अगर इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है बच्चों, पॉजिटिव, देन वी कैलकुलेट द मोमेंटम। चेक करो जरा इसको। अब देखो जरा, अच्छा अभी रुको, अभी इसी का एग्जाम्पल लो, इसको हम बाद में लेंगे, अभी इसी समझ लो बस, है ना। मान लो एकदम टकरा के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, वो हम एग्जाम्पल लेंगे बाद में, केस बनाएंगे। अभी ये इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। अब बच्चों जब ये दोनों मूव करेंगी तो मतलब इसके पास क्या आएगी, V1 आ जाएगा, और इसके बाद बच्चों सिंपली V2 आ जाएगा। अब मैं पूछूँ बताओ इनका मोमेंटम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, M1 V1 प्लस M2 V2। नेट क्या होगा कि P इनिशियल ऑलवेज इज इक्वल्स टू P ऑफ फाइनल। P इनिशियल बच्चों कितना है 0, और बच्चों फिर फाइनल कितना मिलने वाला है हमें, M1 प्लस M2 V2 के बराबर। क्लियर बात पूरी अच्छे से। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला, एक ये वाला फॉर्मूला बन गया, एक पीछे वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले की बेस पे हम सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने वाले एग्जाम्पल पे, गन वाले एग्जाम्पल पे। तो क्वेश्चन ये तो आपको किस पे मिलेगा, गन एंड बुलेट पे मिलेगा। या क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा रॉकेट एंड गैस पे मिलेगा। अभी समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे मिलने वाले होते हैं, है ना। अब देखो गन वाला कैसे मिलेगा, ये देखो पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये गन रख देगा और बोलेगा कि इनिशियली बंदूक अभी जो है गन के अंदर जो बुलेट है वो अभी अंदर ही है। तो जब अंदर ही है बुलेट, तो दोनों किस में है, अभी रेस्ट में है। कुछ टाइम बाद हम क्या देखने वाले हैं कि जो बुलेट है वो बंदूक से जब बाहर निकलेगी तो बंदूक कहाँ जाएगी आपकी, ये ऐसे बनाई, ये बंदूक बच्चों पीछे मूव करेगी ऐसे करके, और बुलेट जो है आपके बच्चों वो आगे जाएगी ऐसे करके, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो है, अभी वाली कहानी बन रही है जीरो है, तो बार बार ये चीज़ ना करके हम फौरन समझ जाएंगे जब इनिशियल जीरो है तो हम बच्चों में हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जीरो इज इक्वल्स टू मास M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। इसको मैं इधर फेंकूँ तो माइनस ऑफ M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। अब मैंने बोल दी चलो M1 जो है कि बुलेट का है, तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। अब गन की ही वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ मैंने गन को यहाँ पे लगा के रिकॉइल बोल दिया। जब भी क्वेश्चन मुझे फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, वो हमेशा किसकी बात कर रहा होगा, गन की। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटने वाली वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों देखो सिंपल बोलूँ, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इज इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी। तो बच्चों ये सिंपल से क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया, जब भी हमसे वो वेलोसिटी पूछेगा तो वो ये नहीं। अब देखो माइनस हमें क्या बता रहा है कि देखो गोली तो आगे जाएगी लेकिन बंदूक तो पीछे की तरफ आएगी, इसलिए डायरेक्शन कैसा है उसका, नेगेटिव एज कम्पेयर टू द बुलेट ऑफ द बुलेट के कंपेरिजन में बंदूक का डायरेक्शन, गन का डायरेक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आता है, ठीक है कहानी। चलो अब एक फॉर्मूला हमने पेशे बनाया, एक फॉर्मूला जनरल ये बनाया, और जब भी गन की बुलेट की बात करेगा आंखें बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना अपने आराम से। ऊपर किसका मास है, छोटा वाला, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नीचे किसका मास है, गन वाला। हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो रॉकेट वाले और गैस वाले को क्वेश्चन तो कैसे बनते हैं। मान लो ये रॉकेट है, ठीक है, ये सरफेस है। अब देखो अभी रॉकेट अभी उड़ा नहीं है, रॉकेट अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, पूरा सिस्टम किस में है, पहले इनिशियली सिस्टम बच्चों किस में आ गया, इनिशियली अभी रॉकेट उड़ा नहीं है, अभी बैठा हुआ है। तो पूरा सिस्टम किस में दिख गया आपको, अभी रेस्ट में दिख गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कौन सी कहानी बन रही है, ये वाली कहानी अभी भी बन रही है। तो इसके अंदर मैं सिंपल पूछूं, देखो जब बच्चों रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट को ऊपर लगाने के लिए पहले ये बताओ कि कौन सा लॉ है
जो रॉकेट को ऊपर उड़ाता है, वो याद रखो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब रॉकेट ऊपर जाएगा इसका धुआं जो होता है वो नीचे थ्रस्ट लगाता है, नीचे फोर्स लगाता है, तब जाकर रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, रॉकेट तो ऊपर जाएगा लेकिन धुआं जो गैस निकलेगी वो नीचे आएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे गोली आगे जा रही थी, बंदूक पीछे आ रही थी, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो धुआं उसका नीचे आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, एक अभी इनिशियल केस में रेस्ट में है, तो बच्चों इसमें क्या लगा दूंगा मैं, 0 m1 v1 प्लस m2 v2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे मैंने क्यों करा रॉकेट के अंदर, क्योंकि रॉकेट का इनिशियली जो था दोनों करनी, धुआं भी इसके अंदर था और रॉकेट भी सुकून से खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे हमने इसको स्टार्ट करा, धुआं नीचे फोर्स लगाएगा और रॉकेट ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक चीज़ ऊपर जा रही है तो एक चीज़ नीचे आ रही है। तो मैंने क्या लगा दिया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैंने मान लिया कि m1 v1 जो है ये रॉकेट का है, तो सिंपल क्या बोलूँगा, मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैस जो निकल रही है, धुआं जो निकल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस। अब मैंने क्या पूछते हैं हमसे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ गैस, किस वेलोसिटी से जो वो गैस निकले ताकि रॉकेट ऊपर उड़ जाए। तो क्या बोलना, इसको ढका कर फेंकोगे, माइनस ऑफ एम ऑफ रॉकेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अपॉन मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गैस। यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी आती है गन की, यहाँ रिकॉइल वेलोसिटी किसकी आती है, उसके गैस की। अब चाहे गैस बोल दो चाहे रिकॉइल बोल दो, अब आप बात समझ गए होंगे। ठीक है ना बच्चों, करो। अभी फर्स्ट केस ही आ गया, सेकंड केस ही आ गया, दोनों में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं और इस पे भी, और थर्ड केस और देखो, एक्सप्लोजन, मतलब क्या हुआ बच्चों, बम का फटना। ठीक है ना। अब याद रखो ज़रा, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे एक्सप्लोजन वाले, तो याद रखना कि बोलेगा एक बम है जो रेस्ट पे भी रखा हुआ है, रेस्ट पे भी रखा हुआ है, मतलब U0 है, तो मतलब क्या हुआ अभी, और ये जब फटा तो ये दो टुकड़ों में टूटा, एक ये वाला तो छोटा वाला टुकड़ा और एक ये वाला, इसका दो पार्ट्स में टूटा। एक इसको मैंने बोल दिया ए पार्ट, इसको मैंने बच्चों बोल दिया सिंपली बी पार्ट। ठीक है। अब खुद सोचो, इनिशियली किस में है, ये रेस्ट में है, क्या ऐसी खुशबू नहीं आ रही इसके अंदर, ये वाली मतलब रॉकेट वाली गन वाली खुशबू नहीं आ रही, इनिशियली रेस्ट में है, मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम बच्चों 0 हो गया। बचा कौन सा हमारे पास, फाइनल वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v1, इसकी कुछ ना कुछ होगी, सिंपली इसको मैंने बोल दिया सिंपली v2। अब ये v1 से चल रहा होगा, वो v2 से चल रहा होगा। फिर बात समझ में आ गई, जब इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहता है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अपना m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। फिर कहानी हम दोबारा से यही बना लेंगे अपने आराम से। ठीक है ना। तो कोई भी पार्ट्स हो, कोई भी क्वेश्चन दे रहा हो, वो हमेशा अगर इनिशियली 0 पे है और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, हमेशा ये जनरल फॉर्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जो m1 v1 किसका होगा, ये पहले वाले का, m2 v2 किसका होगा, दूसरे वाले का। अब हो सकता हो एक इधर जा रहा हो तो एक इधर आ रहा हो, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, जब एक इधर फेंक दोगे इसको, मैंने बोला कि मान लो नेट डायरेक्शन इधर को मैंने क्या मान लिया मुझे पॉजिटिव, तो m1 v1 को मैं इधर फेंकूंगा तो किस में आ जाएगा, वो माइनस में, इज इक्वल टू m2 v2, मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ m1 v1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 के बराबर। बात समझ में आ गई। ठीक है। वही कहानी से दो लौट के फिर आ गई। ये कहानी सब कहानी जब तक लौट के आएगी, जब तक हम अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और बॉडी इनिशियली कहाँ पे होगी बच्चों, रेस्ट पे होगी। अब सारे पार्ट करो, फिर क्वेश्चन कराते हैं इस पर। चलो जब क्वेश्चन पे आते हैं इसके, फाइंड द recoil velocity of gun ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि बस क्या फाइंड करना है आपको, कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन व्हेन ब्लड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। और दोनों चीज़ आपको गिवन है, किसका, उसका मास गिवन है ब्लड का, और मास गिवन है आपको सिंपली किसका,
दोनों मास गिवन है आपको, बुलेट का ही मास गिवन है और सिंपली और गन का ही मास गिवन है। तो सिंपल क्या लगा दो अपना, क्या पूछा है, रिकॉइल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू, अगर तुम फॉर्मूला भूल भी जाओ कोई बात नहीं, बस सिंपल क्या रखो, m1 u1 m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब मान लो m1 को क्या मानना हूँ, बुलेट का, बुलेट की वेलोसिटी आ गई, प्लस m2 किसका है, गन का, तो बच्चों गन की ये वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको इधर ले जाओ, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी रिकॉइल वेलोसिटी, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो। मास ऑफ गन कितना है, 100 ग्राम, यानी कि इसको उसमें लेके जाओ केजी के अंदर, कितना मिल जाएगा ये, एंड दिस अपॉन 1 kg के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी मिल जाएगी आपको, 40 मीटर पर सेकेंड। सही, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम कर लेना, मैं दे रहा हूँ कि मास ऑफ गन दे रखा आपको 2 kg और मास ऑफ ब्लड दे रखा आपके पास 200 ग्राम और वेलोसिटी ऑफ ब्लड दे रखी है आपको सिंपली 200 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करनी है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, तो सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, क्वेश्चन देखो अगला ये है कि ये एक बोट है, ये पानी में है। अब बोट अभी सिंपली रेस्ट पे खड़ी है ना, रेस्ट पे है, और ये बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो बोट का जो मास है, टोटली जो बोट का जो मास है हमें दे रखा कितना, 100 kg, और जो बंदा है उसका मास मैंने सिंपली क्या मान लिया, 50 kg, ठीक है। अब जब ये इधर कूदेगा, अब ये यहाँ पे मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, जब जो ये प्लेटफॉर्म पे कूदेगा ऐसे करके, तो बोट कहाँ जाएगी, अब खुद देखो क्या दिख रहा है, इनिशियली तो ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब इनिशियली बोट भी रेस्ट पे है और बंदा भी रेस्ट पे है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये प्लेटफॉर्म पे कूदेगा तो बोट पीछे आएगी या आगे आएगी, तो क्या बोलोगे, जब बंदा तो आगे जाएगा और बोट पीछे आएगी, तो बात फिर समझ में आ गई। इनिशियली 0 पे था तो क्या लगा दें, सिंपली क्या लगा दें, एक आगे जा रहा है एक पीछे आ रहा है, तो बच्चों क्या लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ भी कौन सी खुशबू आ गई, किसकी, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है उसको सिंपल मान लो 20 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल बताओ बोट किसी स्पीड से पीछे जाएगी, निकाल दो अपने आराम से। तो मान लो बस m1 v1 किसका मान लूँ, बच्चे का मान लूँ, तो मास कैसा 50 मल्टीप्लाई 20 प्लस मास ऑफ बोट 100, v2 निकालना है इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये कितना हो गया, 2010, यानी कि 1000 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, इधर पहुँच जाएगा। तो बच्चों v2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100 माइनस में इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कहानी क्लियर अच्छे से वाली। तो मतलब क्या हुआ, बोट जाएगी इधर की तरफ, किस में, -10 मीटर पर सेकेंड से। देख रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कितने अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका। अच्छा, एक रॉकेट है, एक रॉकेट है जो सिंपल ऊपर जा रहा है और इसका जो मास है हमारे पास सिंपली 1000 kg है, और जो गैस बाहर निकल रही है उसका मास क्या होगा, ठीक है। और जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है वो दे रखी है आपको 2 × 10³ मीटर पर सेकेंड। और जिस गैस से स्पीड बाहर निकल रही है वो आपको दे रखी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कि बताओ कितनी गैस बाहर निकल रही है, कितना फ्यूल जल के बाहर निकल रहा है, ये आपको बताना है। तो सिंपल बच्चों क्या लगाते हैं, सिंपल हम सिंपल m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पे है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। m1 v1 किसका मालूम है, अपने रॉकेट का, कितना दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई 2 × 10³ प्लस m2 कितना है, m2 बच्चों आपको निकालना है, और ये m1 कितना हमारे पास 10⁻² इज इक्वल टू 0 के बराबर, सही है। अब इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँ, देखो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कितना हो जाए हमारे पास सिंपली 2000 × 10³ इज इक्वल टू, और ये m2 निकालना है, ये माइनस में आ जाएगा, 10 की पावर सिंपली 2 आ जाएगा। अब 2 से ही पावर चली जाएगी तो माइनस का 1 2 3 2 चली जाएगी, एक बचेगी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लगा दिया। तो कितना आ गया हमारे पास, इतना हमारे पास गैस का फ्यूल बाहर आता है। अब नेगेटिव क्या दिखा रहा है, सिर्फ ये डायरेक्शन क्या है इसका, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है किसका, मास का, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें सिंपल न्यूमेरिकल्स मिलते हैं किसके ऊपर, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। और आप देख लो जितने भी सवाल बनने वाले हैं, चाहे रॉकेट पे हो, चाहे एक्सप्लोजन पे हो, चाहे गन बुलेट पे हो, अब बच्चों आप सारे सब क्वेश्चन को सॉल्व इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। आप इतना पढ़िएगा, ये काफ़ी है हमारे पास। अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट हो गया, मतलब फोर्स का जो चैप्टर है आपका ये भी लास्ट हो गया। कल शुरू करेंगे अपना ग्रेविटेशन।
ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है।